हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंपीरियल एग्रो क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूं हॉर्टिकल्चर के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जेट, आईसीआर, यूपी के टेट, एमपीपीएटी, एग्रीकल्चर के जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं जिसके अंदर हॉर्टिकल्चर का पार्ट आता है, वहाँ पर ये क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और हमेशा रिपीट होते हैं। इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। ये डेस्क्रिप्टिव क्लास नहीं है, ये एक सॉल्यूशन क्लास है। इसके अंदर हम कम समय में अधिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर पूछा गया है कि बैंगन की रेटूनिंग फसल हेतु उपयुक्त किस्म कौन सी होगी। ए है आपकी पंत सम्राट, बी है आपकी पंत ऋतुराज, सी है हिसार जामुनी और डी है पूसा पर्पल लॉन्ग। यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला हिसार जामुनी। हिसार जामुनी आपकी बैंगन की रेटूनिंग फसल हेतु उपयुक्त किस्म है। यहाँ पर रेटूनिंग का मतलब होता है फसल के अवशेष से नई फसल लेना, रेटूनिंग फसल कहलाता है। फिर बात करते हैं पंत ऋतुराज की। पंत ऋतुराज आपके रबी और खरीफ दोनों के अंदर उगाई जाने वाली किस्म है और इस वेरायटी को कम से कम 2 से 3 बार AAO और सुपरवाइजर में पूछा जा चुका है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से कौन सी किस्म पालक की है। यहाँ पर पालक की किस्म आप लोगों को बतानी है। ए है आपका जोबनेर ग्रीन, बी है आपका बीकानेर ग्रीन, सी है अर्का हरित और डी है अर्ली ग्रेनो। यहाँ पर जवाब देना है कौन सी किस्म पालक की है। पालक की किस्म की अगर अपन बात करें तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। जोबनेर ग्रीन पालक की हो जाएगी। बीकानेर ग्रीन जो है वो आपकी टिंडा की वैरायटी हो जाएगी, ध्यान रखना। अर्का हरित की बात करते हैं तो अर्का हरित आपके करेला की हो जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अर्ली ग्रेनो जो है, अर्ली ग्रेनो आपकी प्याज की वैरायटी हो जाएगी, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक वैरायटी है आपकी पूसा हरित। तो पूसा हरित ध्यान रखना, अर्का हरित और पूसा हरित में कंफ्यूज हो जाता है। तो अर्का हरित में अर्का के से आपको ध्यान रखना है, के से करेला, और पूसा हरित में पी से आपको ध्यान रखना है, ये आपके पालक की वैरायटी हो जाएगी। ठीक है, वेराइटीज़ हमेशा पूछी जाती है, ध्यान रखना। कोई सा भी एग्जाम ले लीजिए, हॉर्टिकल्चर अगर उसमें आ रही है तो हॉर्टिकल्चर में जो वेजिटेबल की वेराइटीज़ हैं वो हमेशा आपसे पूछी जाती हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है कि बोल्टिंग नामक कायिक विकार किस सब्जी से संबंधित है। जवाब देना है ए है आपका लहसुन, बी है आपका प्याज, सी है करेला और डी है कटहल। बोल्टिंग का मतलब क्या होता है, जो नीचे आपका कंद होता है उस कंद का निर्माण होने से पहले ही ऊपर क्या हो जाते हैं, ऊपर पुष्प बनना प्रारंभ हो जाते हैं, इसी को अपन बोल्टिंग के नाम से जानते हैं। और ये मुख्य रूप से आपका जो प्याज है उसके अंदर देखने को मिलता है, और प्याज के अलावा ये आपका पत्ता गोभी जो होता है उस पत्ता गोभी के अंदर भी देखने को मिलता है। तो ध्यान रखना, प्याज और पत्ता गोभी दोनों के अंदर ही बोल्टिंग समस्या पाई जाती है। इसको अपन हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में इसको अपन नरड़ा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि स्वीट पोटैटो, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, स्वीट पोटैटो कौन से पौधे का स्वीट पोटैटो पौधे का कौन सा भाग है। ए है आपका जड़ वाला, बी है आपका तना, सी है पत्तियां और डी है नोब। यहाँ अगर राइट आंसर की बात करें कि स्वीट पोटैटो, दैट मीन्स स्वीट पोटैटो आपके किसको कहा जाता है, स्वीट पोटैटो शकरकंद को कहा जाता है। और शकरकंद कौन सा भाग हो जाएगा, शकरकंद पौधे का आपका जड़ वाला हिस्सा है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे स्वीट पोटैटो पढ़कर इसको सीधा तना वाला हिस्सा कर देते हैं, क्योंकि जो आपके आलू होता है, आलू पौधे का तना वाला हिस्सा होता है, इसीलिए पौधे इसको कौन सा हिस्सा कर देते हैं, पौधे इसको जड़ वाला हिस्सा कर देते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, स्वीट पोटैटो जो है वो आपके जड़ वाला हिस्सा है और इसकी फैमिली जो है वो बार बार पूछी जाती है जेट के अंदर। इसकी फैमिली का नाम है कॉनवोनवुलेसी। ठीक है, कॉनवोनवुलेसी इसकी फैमिली है। और यहाँ पर अगर अपन बात करें तो आइपोमिया बटाटा इसको बोला जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि गेंदा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, गेंदा की प्रति हेक्टर बीज दर की बात करते हैं तो ए है आपका 500 ग्राम, बी है आपका 1.0 किलोग्राम, सी है 1.5 किलोग्राम और डी है 2.5 किलोग्राम। यहाँ पर बात करते हैं गेंदा की प्रति हेक्टर बीज दर कितनी रखते हैं। बीज दर की अगर अपन बात करें तो इसकी जो बीज दर रखी जाती है, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.5 किलोग्राम। गेंदा की बीज दर 1.5 किलोग्राम रखी जाती है। और मिर्च की अगर अपन बात करें तो मिर्च की बीज दर भी कितनी होती है, 1.5 किलोग्राम होती है। ठीक है, गेंदा जो है उसकी बात करें तो इसको मेरीगोल्ड भी बोलते हैं, और मेरीगोल्ड के अलावा इसकी फैमिली जो है वो कंपोजिटी हो जाएगी। इसकी वेराइटीज़ है बेटा, ध्यान रखना है, एक तो है आपके पूसा बसंती, एक है आपके पूसा नारंगी, ये एग्जाम के अंदर बार बार पूछी जाती हैं। अगला यहाँ पर देखिए क्या है, अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि गुलाब की कांटे रहित किस्म। जवाब देना है गुलाब की कांटे रहित किस्म कौन सी हो जाएगी। ए है सुपरस्टार, बी है सुचित्रा, सी है सांबा और डी है तुषार। यहाँ पर अगर अपन बात करें गुलाब की कांटे रहित किस्म की तो सुचित्रा इसकी राइट आंसर हो जाएगा। सुचित्रा गुलाब की कांटे रहित या थॉर्नलेस वैरायटी है। सांबा जो है वो आपके नीले रंग की वैरायटी हो जाएगी और तुषार जो है वो आपके सफ़ेद रंग की वैरायटी हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है टमाटर सॉस, बहुत बार पूछा जाता है कि टमाटर सॉस को परिरक्षित करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है। ए है आपका सोडियम कार्बोनेट, बी है सोडियम सल्फेट, सी है सोडियम बेंजोएट और डी है उपरोक्त सभी। यहाँ पर बात करें तो टमाटर सॉस जो होता है या केचप जो होता है उसको परिरक्षित करने के लिए सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है कि राजस्थान में
पुष्प उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थित है? ए है आपका पुष्कर के अंदर, बी है सवाई माधोपुर, सी है खेमरी धौलपुर और डी है बस्ती जयपुर। यहाँ पर पुष्प उत्कृष्टता केंद्र की अगर अपन बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा सवाई माधोपुर में। और अगर बात करें पुष्प मंडी की तो पुष्प मंडी जो है वो आपकी सब लोगों को पता है कि आपके पुष्कर के अंदर स्थित है और पुष्कर आपके अजमेर के अंदर स्थित है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो फलों पुष्पों का या फूलों का उत्पादन होता है वो आपके अजमेर के अंदर ही होता है। अगला यहाँ पर दिया गया है कि पपीता जो है उसके अंदर मादा और नर पौधों का अनुपात कितना रखा जाता है? ए है आपका 1:10, बी है आपका 10:1, सी है 5:5 और डी है 1:1। आपको जवाब देना है पपीते के बाग में मादा व नर पौधे का अनुपात। यहाँ पर मादा पहले पूछा तो मादा का आंसर पहले देना है और नर बाद में पूछा तो नर का आंसर आपको बाद में देना है। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 10:1, ठीक है। आप ये जो कमेंट है कमेंट बॉक्स के अंदर भी दे सकते हो इसके आंसर, ताकि इससे आपको पता लगे कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि आम की सबसे मीठी किस्म कौन सी हो जाएगी? इस वैरायटी को भी 2 बार एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के एग्जाम में पूछा गया है। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये जेट 2020, इसके अलावा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जो नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो यहाँ पर बात करते हैं सिंधु है, चौसा है, अल्फांसो है या जेवियर है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा चौसा। चौसा आपके क्या है? चौसा एक तो पछेती वैरायटी है, ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को, पछेती वैरायटी का पूछा गया था सवाल। इसके अलावा सबसे मीठी भी है। सिंधु की बात करें तो सिंधु जो है आपकी बीज रहित वैरायटी हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। जेवियर जो है उसमें TSS ज़्यादा होता है। अगला यहाँ पर पूछा गया है कि फूल गोभी में ब्राउनिंग नामक कायिक विकार किसके कारण होता है? ए है आपका नाइट्रोजन, बी है फास्फोरस, सी है पोटास और डी है बोरोन। फूल गोभी में ब्राउनिंग नामक कायिक विकार की बात करें तो ब्राउनिंग जो होता है वो बोरोन की कमी के कारण होता है ना, ध्यान रखना। ब्राउनिंग की बात करें तो ब्राउनिंग बोरोन की कमी के कारण होता है। और एक पूछा जाता है आप लोगों से बटनिंग, और बटनिंग की अगर बात करें तो बटनिंग जो है वो नाइट्रोजन की कमी से होता है, जिसके अंदर आपकी जो शर्ट होता है, शर्ट का जो बटन होता है उस बटन के आकार की गोभी जो होती है वो अलग अलग भाग में डिवाइड हो जाती है, यानी कि जो पूरा फूल होता है उसके अंदर छोटे छोटे बटन लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, इसीलिए उसे अपन बटनिंग के नाम से जानते हैं। अगला यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि केले का पुष्पक्रम क्या कहलाता है? ए है सोलेटरी, बी है पेनिकल, सी है फेसिकल और डी है स्पेडिक्स। तो केले के पुष्पक्रम की बात करें तो केले का पुष्पक्रम जो है वो आपके स्पेडिक्स के नाम से जाना जाता है। सोलेटरी की बात करें तो जो नींबू वर्गीय है, इसके अलावा अमरूद जो है वो सोलेटरी होता है। पेनिकल आपके आम हो जाएगा और फेसिकल आपके बेर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पर पूछा गया है कि सर्वाधिक विटामिन ए किस में पाया जाता है? ए है आपका आम, बी है केला, सी है खजूर और डी है नींबू। जवाब देना है कि सर्वाधिक विटामिन ए किस में पाया जाता है। सर्वाधिक विटामिन ए की बात करें तो आम इसका राइट आंसर हो जाएगा। आम अगर ऑप्शन में नहीं हो तो आम के बाद में दूसरा आपका पपीता हो जाएगा, ठीक है। आम के अंदर 4800 इंटरनेशनल यूनिट प्रति 100 ग्राम पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है रसोई की रानी किस सब्जी को कहा जाता है? ए है आपका लहसुन, बी है प्याज, सी है हल्दी और डी है भिंडी। रसोई की रानी की बात करें तो प्याज इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। प्याज इसका राइट आंसर आ जाएगा। प्याज जो है वो आपके आयोडीन का अच्छा स्रोत माना जाता है, और आयोडीन के बारे में बात करें तो भिंडी भी इसका अच्छा स्रोत है और प्याज भी इसका अच्छा स्रोत है। अगला यहाँ पर देखिए क्या है। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है, काशी लालिमा एक उन्नत किस्म है। जवाब देना है अभी हाल ही में 23 वर्षों के अनुसंधान के बाद में जो सब्जी अनुसंधान संस्थान है वाराणसी, वहाँ से इस किस्म को निकाला गया है। इसके राइट आंसर की बात करते हैं, ओकरा है, धनिया है, टमाटर है या मिर्च है। तो बिल्कुल यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ओकरा, यानी कि भिंडी है ना। भिंडी की है काशी लालिमा। काशी का मतलब होता है यहाँ पर काशी यानी कि बनारस, यानी कि आपका वाराणसी, और लालिमा यानी कि लाल रंग। तो ये भिंडी की कौन सी किस्म है? भिंडी की काशी के द्वारा निकाली गई लाल रंग की वैरायटी है, ठीक है। अगला यहाँ पर दिया गया है कि आधुनिक व पांचाली किसकी उन्नत किस्में हैं? आधुनिक और पांचाली किसकी उन्नत किस्में हैं? इसके अलावा एक किस्म और बताता हूँ आपको, वर्षा उपहार। ये आपके वर्षा उपहार जो है ये आपके जेट 2021 के अंदर पूछी गई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भिंडी। आधुनिक व पांचाली दोनों ही ऐसी किस्में हैं जो आपके भिंडी की है। इसके अलावा वर्षा उपहार जेट एग्जाम 2021 में पूछी गई थी। इसके अलावा आधुनिक और पांचाली के अलावा अर्का अनामिका, पूसा मखमली, पूसा सावनी, ये सब किसकी हो जाएगी? ये सब आपके भिंडी की वैरायटी हो जाएगी। अगला यहाँ पर देखिए क्या है। अगला दिया गया है कि बालसम पियर किस सब्जी को बोला जाता है? बालसम पियर किस सब्जी को बोला जाता है? ए है करेला, बी है कद्दू, सी है भिंडी और डी है लौकी। जवाब देना है बालसम पियर। बालसम पियर की बात करें तो जो करेला होता है उसे बालसम पियर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। करेला के अंदर जो कड़वाहट होती है वो मेमोडिसिन के कारण होती है, और ये कद्दू वर्गीय सब्जियों में आता है। अगला यहाँ पर पूछा गया है कि अनार के पौधे को कितनी दूरी पर लगाया जाता है? ये भी आपके जेट एग्ज़ाम 2021 के अंदर पूछा गया है।
ध्यान रखना जेट एग्जाम 2021। यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं तो 5 × 5 अनार हो जाएगा, 6 × 6 नींबू वर्गीय हो जाएगा, 10 × 10 आम हो जाएगा और 2 × 2 केला पपीता हो जाएगा। ठीक है, पौधों की जो दूरी होती है उससे संबंधित सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। अगला यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछा गया है कि हैंड पॉलिनेशन की क्रिया किस फल से संबंधित है। हैंड पॉलिनेशन का जवाब देना है। ए है आम, बी है केला, सी है खजूर और डी है पपीता। यहाँ पर बात करते हैं जो खजूर होता है, खजूर के अंदर अपन क्या करते हैं, कृत्रिम परागण करते हैं और इस कृत्रिम परागण को ही अपन किस नाम से जानते हैं, कृत्रिम परागण को ही अपन हैंड पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हैंड पॉलिनेशन की बात करें तो हैंड पॉलिनेशन या कृत्रिम परागण खजूर के अंदर किया जाता है, क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पर परागण करना मुश्किल होता है, मतलब कृत्रिम रूप से परागण करवाया जाता है। अगला यहाँ पर दिया गया है कि स्वॉर्ड लिली किस फूल को कहा जाता है। स्वॉर्ड लिली की बात करते हैं, ए है आपका गुलाब, बी है गेंदा, सी है रजनीगंधा और डी है ग्लेडियोलस। राइट आंसर इसका हो जाएगा ग्लेडियोलस, क्योंकि जो ग्लेडियोलस होती है इसकी पत्तियों की अगर अपन बात करें तो इसकी पत्तियाँ तलवार के समान होती है और तलवार को अपन स्वॉर्ड्स के नाम से जानते हैं। तो स्वॉर्ड्स के नाम से जानने के कारण ही इसे अपन तलवार लिली या स्वॉर्ड लिली के नाम से जाना जाता है। अगला यहाँ पर दिया गया है कि ओलियोरेजिन, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ओलियोरेजिन पदार्थ जो है वो निकाला जाता है। ए है आपका मिर्च से, बी है फेनुग्रीक से, सी है 1 और 2 दोनों और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। ये प्रश्न भी आपके जेट एग्जाम 2021 के अंदर पूछा गया था, ध्यान रखना है। यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो जो ओलियोरेजिन है वो आपके मिर्च और फेनुग्रीक दोनों से निकाला जाता है। फेनुग्रीक की अगर मैं बात करूँ तो फेनुग्रीक आपकी क्या हो जाएगी, मेथी जो है उसको फेनुग्रीक बोलते हैं। ये भी आपके 2 प्रकार की होती है, एक तो ट्राइगोनेला फोइनम ग्रेकम सामान्य मेथी और एक ट्राइगोनेला कॉर्निकुलाटा, ये होती है आपके कसूरी मेथी। चलिए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है कि कौन सी एक बीज मसाला फसल है। बीज मसाला फसल के बारे में जवाब देना है। ए है हल्दी, बी है मिर्च, सी है लहसुन और डी है सौंफ। जवाब देना है कौन सी एक बीज मसाला फसल है। बीज मसाला मतलब ऐसी सब्जी जिसके बीज को अपन मसाले के रूप में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ऐसी फसल। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका सौंफ। सौंफ को अपन मसाला के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आपका हो जाएगा जीरा, इसके अलावा धनिया, ये सारी की सारी आपके बीज मसाला फसल हैं। और इससे संबंधित अनुसंधान संस्थान NRCSS नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ सीड स्पाइसेस अजमेर के अंदर स्थित है, तबीजी अजमेर में। अगला यहाँ पर दिया गया है कि ब्रोकली किस कुल से संबंधित है। ए है आपका क्रूसीफेरी, बी है मालवेसी, सी है कंपोजिटी और डी है कोई नहीं। तो ब्रोकली आप लोगों को पता है गोभी वर्गीय, और गोभी वर्गीय सारी क्रूसीफेरी कुल के अंतर्गत आती है और क्रूसीफेरी को अपन ब्रेसिकेसी के नाम से भी जानते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है कि एल्वा या मुसब्बर, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 1-2 प्रश्न आपके हमेशा, कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, 1-2 प्रश्न आपके हमेशा औषधियों से पूछे जाते हैं। तो औषधीय फसलें जो होती हैं वो भी आपको आनी चाहिए। यहाँ पर बात करते हैं तो एल्वा या मुसब्बर जो है वो आपके दरत कुमारी से बनाया जाता है, और दरत कुमारी आप लोगों को पता है कि ग्वारपाठा को कहा जाता है ना। तो ध्यान रखना, दरत कुमारी जो है वो ग्वारपाठा को कहा जाता है, जिसे अपन एलोवेरा भी बोलते हैं। तो ध्यान रखना, एलोवेरा या दरत कुमारी एक ही बात हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है कि फल सुषुप्ता अवस्था, प्रश्न दिया गया है कि फल सुषुप्ता अवस्था किसमें पाई जाती है। ए है खजूर, बी है आंवला, सी है केला और डी है चीकू। फल सुषुप्ता अवस्था की बात करें, इसका मतलब क्या होता है, फल में निषेचन हो जाता है और निषेचन के बाद में फल जो होते हैं वो पकते नहीं हैं और लगभग 4 से 5 माह तक अपन वो जो होते हैं फल वो सुषुप्ता अवस्था में चले जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंवला। जो आंवला होता है उसके अंदर निषेचन के बाद में जो फल होते हैं वो 4 से 5 माह के लिए वो सुषुप्ता अवस्था के अंदर चले जाते हैं और फिर उसके बाद में बाहर आते हैं और पकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। इसको अपन जाइगोडोर्मेंसी या युग्मक सुषुप्ता अवस्था के नाम से भी जानते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ आंवले में पाई जाती है। अगला यहाँ पर दिया गया है कि शुष्क फलों का राजा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। शुष्क फलों का राजा किसे कहा जाता है, तो सब लोगों को पता है शुष्क फलों का राजा बेर हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाता है कि उष्ण फलों का राजा, तो उष्ण फलों का राजा अमरूद हो जाएगा। उष्ण फलों का राजा अगर पूछते हैं तो उष्ण फलों का राजा आपका अमरूद हो जाएगा। फिर सिर्फ और सिर्फ फलों का राजा पूछते हैं तो सिर्फ और सिर्फ फलों का राजा आपका आम हो जाएगा। और सिर्फ शीतोष्ण फलों का राजा पूछा जाता है तो शीतोष्ण फलों का राजा आपका सेब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है कि आम के बीज का जीवन काल कितना होता है। यह 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन या 40 दिन। यहाँ पर कम समय में हमें ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसीलिए मैं थोड़ा आपको फास्ट करवा रहा हूँ ताकि आपका समय बच सके और आपकी जो प्रैक्टिस है वो ज़्यादा हो सके। देखिए, थोड़े ही समय में लगभग अपन ने 25 से 26 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब आने वाले 2-4 मिनट में मैं आपको और क्वेश्चन सोल्व करवा दूंगा, इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। हो सकता है कि इनमें से 3-4 क्वेश्चन रिपीट हो जाए और आपका जेट एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में जो सिलेक्शन लेने का जो मकसद है वो पूरा हो सकता है। इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अगर अच्छी लगे तो कमेंट भी करके बताना। ठीक है, तो यहाँ पर अपन बात करते हैं
यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आम का जो बीज होता है उसका जीवन काल 30 दिन होता है, और आम का जो बीज होता है उस बीज की अगर बात करें तो उसका जो बीज है वो क्या कहलाता है, स्टोन कहलाता है। इसीलिए इसके ऊपर एक ग्राफ्टिंग की जाती है जिसको स्टोन ग्राफ्टिंग या इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग भी बोलते हैं। और ये इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग जो होती है इसकी अगर बात करें तो इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग जो होती है वो मूलव्रंत 14 दिन पुराने मूलव्रंत पर की जाती है। ये प्रश्न भी आपके पूछा गया है। अगला यहाँ पर दिया गया है कि हल्दी पौधे का कौन सा भाग है, जवाब देना है हल्दी पौधे का कौन सा भाग है। ए है जड़ वाला, बी है तना वाला, सी है कलिका, डी है तना रूपांतरण। हल्दी पौधे का कौन सा वाला भाग है, जवाब देना है आपको। हल्दी की बात करें तो हल्दी पौधे का तना वाला भाग हो जाएगा। हल्दी के अलावा अदरक की अगर अपन बात करें तो अदरक भी आपका कौन सा हो जाएगा, तना वाला भाग हो जाएगा। और हल्दी और अदरक दोनों ही जिंजीबरेसी फैमिली से बिलोंग करती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और हल्दी जो है उसका पीले रंग की बात करूँ तो उसका पीला रंग जो होता है वो आपके कुरकुमीन के कारण होता है, ठीक है। अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि जो अदरक है उसके अंदर जो सुगंध आती है, अदरक के अंदर जो सुगंध आती है वो किसके कारण आती है, कमेंट करके आपको बताना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, आंसर कमेंट कर दीजिए। अगर नहीं आता है तो कमेंट में लिखना है कि हमें इस क्वेश्चन का आंसर जानना है। दैट मीन्स फिर मैं नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अगला यहाँ पर दिया गया है कि जो जेम है, जेम के अंदर कुल घुलनशील ठोस पदार्थ की मात्रा कितनी होती है। ए है 10%, ए है 60%, बी है 65%, सी है 68% और डी है 70%। जेम का मतलब होता है आपका फल पाक, और फल पाक के अंदर आप लोगों को पता है कि फल का जो प्रतिशत होता है वो ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 61%। यहाँ पर अगर जेली की बात करें तो जो जेली होती है उसके अंदर आपका होता है 65%, है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखना। अगला यहाँ पर देखिए क्या है, अगला पूछा गया है कि नमक की, यहाँ पर पूछा गया है कि जो आपका नमक होता है, नमक की मात्रा ज्ञात करने के लिए उपयोगी है। नमक की मात्रा ज्ञात करने के लिए जवाब देना है। ए है बोरोमीटर, बी है सेलोमीटर, सी है हाइड्रोमीटर और डी है हैंड रिफ्रैक्टोमीटर। नमक जो है, नमक की मात्रा आपको ज्ञात करनी है, यानी कि जो सब्जियां होती हैं उन सब्जियों में नमक की घोल की मात्रा जो ज्ञात करते हैं, या नमक का घोल जो होता है वो क्या कहलाता है, ब्राइन कहलाता है। और उस ब्राइन के अंदर नमक की मात्रा सेलोमीटर के द्वारा ज्ञात की जाती है, जिसका दूसरा नाम है सेलानीमीटर। इसको ब्राउन में हाइड्रोमीटर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखना। इसके अलावा बात करते हैं हैंड रिफ्रैक्टोमीटर की, तो इसके द्वारा जो सिरप होता है यानी कि जो शक्कर की चाशनी होती है उसके अंदर अपन जो चीनी की मात्रा ज्ञात करते हैं वो हैंड रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा ज्ञात किया जाता है। ब्राइन जो है वो आपके सब्जियों को परिरक्षित जब किया जाता है तो सब्जियों को परिरक्षित करने में ब्राइन का इस्तेमाल करते हैं, और फलों को परिरक्षित करने के लिए आपका किसका इस्तेमाल करते हैं, आपके सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एक सब्जी अपवाद ध्यान रखना, जो आपके टमाटर है, टमाटर को हमेशा जब परिरक्षित करेंगे तो सिरप का इस्तेमाल ही करेंगे, क्योंकि फल जो होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं और सब्जियां जो होती हैं वो क्षारीय प्रकृति की होती हैं। लेकिन आपके अपवाद स्वरूप जो टमाटर है वो अम्लीय प्रकृति की सब्जी है, इसलिए उसको अपन सिरप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मैं इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगला यहाँ पर देखिए क्या है, अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि आलू का हरा रंग किस कारण होता है। ए है क्वेरसिटीन, बी है लाइकोपीन, सी है एंथोसाइनिन और डी है सोलेनिन। जवाब देना है आलू का हरा रंग किस कारण होता है, ए, बी, सी या डी। तो आलू की बात करें तो आलू का जो हरा रंग है वो सोलेनिन के कारण होता है। यहाँ पर अपन डिस्कस करें तो आलू जो है वो मिट्टी के अंदर लगता है, और जब सूर्य की रोशनी सीधी रोशनी कंद के ऊपर पड़ जाती है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, वहाँ पर आपका क्लोरोफिल जो होता है वो क्लोरोफिल क्या हो जाता है, क्लोरोफिल बनना शुरू हो जाता है। और क्लोरोफिल बनना शुरू होने के बाद में वहाँ पर जो आलू का कंद होता है वो किस कलर का हो जाता है, हरा कलर का हो जाता है। और हरा कलर का होने के बाद में आलू की गुणवत्ता खराब हो जाती है। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज़ है सोलेनिन का, ठीक है। चलिए बात करते हैं, अगला यहाँ पर दिया गया है, अगला प्रश्न वो दिया गया है कि दलहनी फसलों की रानी किसे कहते हैं। आपको जवाब देना है, तब तक मैं बता देता हूँ कि एक शब्द और आपने सुना होगा, सोलोसेडीन। तो सोलोसेडीन की बात करें तो सोलोसेडीन जो है ये भी एक विषैला तत्व होता है, और ये आपके बैंगन के अंदर होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर एक और शब्द आपने सुना होगा सेरोटेनिन, और सेरोटेनिन की बात करें तो सेरोटेनिन जो है ये भी एक विषैला तत्व होता है जो आपके तरबूज के अंदर होता है, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं तो मटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दलहनी फसलों की रानी मटर होता है। और राजा की बात करें तो जो राजा है वो आपके चना होता है, जिसके अंदर लगभग 21% के समथिंग प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। अगला देखिए क्या है, अगला यहाँ पर दिया गया है कि अंगूर में हैन और चिकन दैहिक विकार किसके कारण होता है। ये भी आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2012 का जो प्रश्न था, प्रश्न पत्र था, उसके अंदर पूछा गया था, पोटेशियम, बोरोन, कैल्शियम या नाइट्रोजन। राइट आंसर की बात करते हैं तो अंगूर के अंदर जो हैन और चिकन दैहिक विकार होते हैं वो बेटा आपके किसके कारण होते हैं, बोरोन के कारण होते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना, बोरोन के कारण हैन और चिकन अवस्था होती है। एक चीज़ और आप लोगों को बता देता हूँ, एग्जाम सिलेक्शन के नाम से मेरा दूसरा चैनल है। उस एग्जाम सिलेक्शन चैनल की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर रोज़ाना मैं आपके जेट के लिए एक मॉडल पेपर सॉल्व करवाता हूँ। और जेट के लिए मॉडल पेपर
जो 22 का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मैं मॉडल पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ। अभी तक मैंने लगभग 17 मॉडल पेपर सॉल्व करवा दिए हैं। रोज़ाना शाम को 7 बजे क्लास लगती है और उसका हिस्सा बन सकते हो। चैनल का नाम मैंने दे दिया है एग्ज़ाम सिलेक्शन, और लिंक भी मैं आप लोगों को दे दूँगा। इसके अलावा वहाँ पर 5 बजे एक सुपरफास्ट सीरीज होती है जिसके अंदर कम समय में मैं आपको 20 क्वेश्चन करवाता हूँ। लगभग आपके 7 से 8 मिनट के अंदर मैं आपको 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो वो वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी, और इसकी PDF अगर आप चाहते हो तो इंपीरियल एग्रो क्लासेस का जो चैनल है उसको आपको ज्वाइन करना है। चलिए आगे बात करते हैं। इंपीरियल एग्रो क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करना है। अगला यहाँ पर देखिए, अगला यहाँ पर दिया गया है कि एक आदर्श नर्सरी का क्षेत्रफल कितना होता है। ए है 1000, बी है 750 वर्ग मीटर, सी है 500 वर्ग मीटर और डी है 250 वर्ग मीटर। तो एक आदर्श नर्सरी की बात करें तो आदर्श नर्सरी का जो क्षेत्रफल होता है 250 वर्ग मीटर होता है, और जो नर्सरी होती है उसकी मृदा को फार्म एल्डिहाइड के द्वारा उपचारित किया जाता है। ये भी आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंदर पूछा गया सवाल है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018 के अंदर। ठीक है, यहाँ पर बात करें धान की नर्सरी, तो धान की जो नर्सरी होती है कुल एरिया का 10%, ध्यान रखना कुल एरिया का 10% या 1000 वर्ग मीटर रखते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है कि उद्यान लगाने की, ध्यान रखना है, उद्यान लगाने की सबसे पुरानी टेक्निक कौन सी है। ए है आपका औपचारिक विधि, बी है वेजिटेबल फॉर्सिंग, सी है गृह वाटिका और डी है टेरेस गार्डनिंग। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया है, ध्यान रखना है। AS एग्जाम के अंदर पूछा गया है, 2016 वाली जो वैकेंसी थी उसमें इस प्रश्न को पूछा गया था। तो यहाँ पर बात करें उद्यान लगाने का सबसे पुराना तरीका, तो उद्यान लगाने का सबसे पुराना तरीका हो जाएगा गृह वाटिका, यानी कि जो किचन गार्डन होता है, किचन गार्डन जो होता है वो उद्यान लगाने का सबसे पुराना तरीका माना जाता है। अगला यहाँ पर दिया गया है कि विटामिन सी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग बताना है। ए है स्क्रवी रोग, बी है रतौंधी रोग, सी है बेरी और डी है ज़ीरोफ्थैलेमिया। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। ये प्रश्न लगभग मैं यूँ कहूँ कि एग्रीकल्चर के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी में इस प्रश्न को पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए राइट आंसर की बात करें तो विटामिन सी की कमी से स्क्रवी रोग हो जाता है। सबसे ज़्यादा जो विटामिन सी पाया जाता है नंबर 1 पर ध्यान रखना है, एक तो होती है आपके बारबेडोस चेरी, ध्यान रखना है, एक तो बारबेडोस चेरी। दूसरे नंबर पर होता है आपका आंवला, आंवला के अंदर होता है। तीसरे नंबर पर होता है आपका अमरूद, अमरूद के अंदर होता है। ठीक है, आगे बात समझो, इसमें 299 mg, इसके अंदर आपका लगभग 600 mg की समथिंग होता है, और इसके अंदर अगर अपन बात करें तो इसके अंदर लगभग 2000 से ऊपर होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला यहाँ पर देखिए क्या है। हाँ, इसके अलावा और बात करूँ तो जो विटामिन सी है उसको एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है कि नमक द्वारा परिरक्षण करने हेतु तो उसकी सांद्रता कितनी होनी चाहिए। ए है 5% से 10%, बी है 15 से 25, सी है 30 से 40 और डी है 90 से अधिक। यहाँ पर जवाब देना है, इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, और यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 से 25% नमक की मात्रा होनी चाहिए, और 65% के समथिंग आपकी चीनी की मात्रा होनी चाहिए चीनी के द्वारा परिरक्षित करने के लिए। चलिए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है कि फ्लेम पिलिंग, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। फ्लेम पिलिंग की जाती है, ए है आम में, बी है पपीता में, सी है आलू में और डी है प्याज में। यहाँ पर ये जो प्रोसेस है, अगर अपन बात करें जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं वहाँ पर जो कृषि के उत्पाद बनाए जाते हैं या फलों और सब्जियों से जो उत्पाद बनाए जाते हैं, तो वहाँ पर एक एक आदमी एक एक प्याज को छीलने नहीं बैठता है। इस प्रकार की कुछ प्रोसेस की जाती है जिसके कारण कम समय में अधिक प्याज या अधिक सब्जियों और फलों को छीला जा सके। तो उनमें से जब प्याज को छीलना होता है तो कौन सी विधि अपनाई जाती है, फ्लेम पिलिंग अपनाई जाती है। इसके अंदर क्या किया जाता है, आग की लपटें छोड़ी जाती है प्याज के ऊपर, और लहसुन के अंदर भी ये जो विधि है ये विधि इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, आग की जब लपटें छोड़ते हैं तो लपटें छोड़ने के कारण क्या होता है, ऊपर का जो छिलका होता है वो ज्वलनशील होता है और जल जाता है, और सिर्फ जो प्याज होता है वो बच जाता है। ठीक है, इसके अलावा आम और पपीता में हैंड पिलिंग यानी कि हाथ से छिलका उतारा जाता है। जो आलू होता है उसके अंदर क्या करते हैं, उबालने के बाद में वाश पिलिंग की जाती है, यानी कि जैसे ही उबालते हैं तो उबालने के बाद में छिलका खुद ब खुद हट जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में हमेशा लाता हूँ। यहाँ पर दिया गया है कैंडी कुल घुलनशील ठोस पदार्थ का कितना होता है। कैंडी के बारे में बात करें तो कैंडी जो है वो सबसे अच्छी बनाई जाती है आपके आंवला और बेर की। ठीक है, आंवला और बेर की बनाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 70%। कैंडी में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ TSS की बात करें तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए क्या है। अगला प्रश्न दिया गया है फेनी नामक, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। फेनी नामक पेय पदार्थ बनाया जाता है। ए है बादाम से, बी है काजू से, सी है आंवला और डी है नारियल। फेनी नामक पेय पदार्थ की बात करते हैं तो फेनी नामक पेय पदार्थ जो है वो किसके द्वारा बनाया जाता है। बिल्कुल इसका राइट आंसर की बात करें तो फेनी नामक पेय पदार्थ आपके बनाया जाता है काजू के द्वारा। अगला यहाँ पर देखिए क्या है। अगला दिया गया है कि डिब्बाबंदी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। डिब्बाबंदी के जनक कहलाते हैं। ए है आपका निकोलस एम्पर्ट, बी है विलियम एम्पर्ट, सी है MS रंधावा और डी है कोई नहीं। जवाब देना है डिब्बाबंदी के जनक कौन कहलाते हैं।
डिब्बाबंदी के जनक की बात करें तो डिब्बाबंदी के जनक जो है वो निकोलस एम्पर्ट कहलाते हैं और इसी के लिए इसे अपन एपर्टाइजिंग के नाम से भी जानते हैं। इसी के लिए इसे अपन किस नाम से जानते हैं, इस प्रोसेस को एपर्टाइजिंग के नाम से भी जानते हैं और इसको अपन कैनिंग भी बोलते हैं। ठीक है, इसको अपन कैनिंग भी बोलते हैं, डिब्बाबंदी या कैनिंग एक ही बात है। ठीक है, अगला यहाँ पर दिया गया है कि पपीता में प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। आप सब लोगों को पता है कि पपीता जो है वो क्या है, उसके अंदर प्रवर्धन बीज के द्वारा होता है। और यहाँ पर अगर अपन बात करें तो एक तो होती है आपकी गायनोडायोसिस, तो जो गायनोडायोसिस वेराइटीज़ होती हैं उसके लिए जो बीज दर होती है वो आपकी कितनी होती हैं, लगभग 150 ग्राम के समथिंग होती हैं। और एक होती है आपके डायोसिस, और डायोसिस की बात करें तो डायोसिस में जो बीज दर होती है वो लगभग 300 से 400 ग्राम के समथिंग होती है। तो बीज दर भी आप लोगों को आनी चाहिए। अगला यहाँ पर देखिए क्या है, पूछा गया है कि बाग लगाने की, प्रश्न पूछा गया है कि बाग लगाने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। वर्गाकार विधि है, आयताकार विधि है, त्रिभुजाकार विधि है या कंटूर विधि है। तो यहाँ पर जवाब देना है बाग लगाने की विधि। बाग लगाने की अगर बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्गाकार विधि। यानी कि जो 4 पेड़ हैं, 4 पेड़ मिलकर किसका निर्माण करते हैं, 4 पेड़ मिलकर एक वर्ग का निर्माण करते हैं। त्रिभुजाकार विधि की बात करें तो त्रिभुजाकार में क्या हो जाएगा, 3 पेड़ मिलकर एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। तो सबसे सरल और सबसे अच्छी विधि जो मानी जाती है वो आपके वर्गाकार विधि मानी जाती है, जिसके अंदर क्या होता है, पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की जो संख्या होती है, जो दूरी होती है वो समान होती है। अगला यहाँ पर दिया गया है कि नींबू के पौधे को लगाया जाता है 5 × 5 मीटर की दूरी पर, 6 × 6 मीटर, 2 × 2 मीटर या 10 × 10 मीटर। यहाँ पर इस प्रश्न के अंदर जो प्रश्न पहले एग्जाम के अंदर पूछा गया था वो ऐसे पूछा गया था कि कागजी नींबू के पौधे को कितनी दूरी पर लगाया जाता है, स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए। तो कागजी नींबू या नींबू की अगर बात करें तो 6 × 6 मीटर की दूरी पर ही इसे लगाया जाता है। अगला यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है कि बारादरी एक विशेषता है मुगल गार्डन की, जापानी गार्डन की, इंग्लिश गार्डन की या सभी। मुगल गार्डन, जापानी गार्डन, इंग्लिश गार्डन या सभी। तो बारादरी की अगर अपन बात करें तो बारादरी आपके किसकी विशेषता है, बारादरी मुगल गार्डन की विशेषता है। और जापानी गार्डन की बात करें तो ध्यान रखना एक गार्डन पेगोडा होता है, गार्डन पेगोडा। तो गार्डन पेगोडा जो है वो किसकी विशेषता है, गार्डन पेगोडा जापानी गार्डन की विशेषता है। ठीक है, और जो इंग्लिश गार्डन होते हैं वो फ्री स्टाइल गार्डन होते हैं। ये आप सब लोगों को पता है कि इंग्लिश गार्डन फ्री स्टाइल गार्डन होते हैं। अगला यहाँ पर देखिए क्या है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि सब्जियों को परिरक्षित किया जाता है। सब्जियों को परिरक्षित किया जाता है, ए है आपका सिरप के द्वारा, बी है ब्राइन के द्वारा, सी है 1 और 2 दोनों, और डी है कोई नहीं। तो सब्जियों के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, सब्जियों को नमक के घोल में करते हैं और जो नमक का घोल होता है वो ब्राइन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और टमाटर जो है उसको अपन करते हैं सिरप के अंदर, क्योंकि ये अम्लीय प्रकृति का होता है। अगला यहाँ पर देखिए क्या है, प्रश्न पूछा गया है अनानास किस कुल का पादप है। तो ए है मिर्टेसी, बी है रूटेसी, सी है ब्रोमेलिएसी और डी है कैरिकेसी। तो अनानास की अगर अपन बात करें, अनानास को अपन किस नाम से जानते हैं, अनानास को अपन पाइनएप्पल के नाम से जानते हैं। और पाइनएप्पल की अगर अपन बात करें तो पाइनएप्पल जो है वो आपके ब्रोमेलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना, ये फैमिली इसकी बार बार पूछी जा सकती है। ठीक है, अगला यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछा गया है कि फल मक्खी किस फल का मुख्य कीट है। ये प्रश्न आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंदर पूछा गया है, 2018 वाली जो वैकेंसी थी उसके अंदर पूछा गया है। तो फल मक्खी जो है वो आपके किसका हो जाएगा, बेर का हो जाएगा। इसके अलावा फल मक्खी की बात करें तो आम के अंदर भी फल मक्खी लगती है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। तो आम की फल मक्खी क्या हो जाएगी, आम की फल मक्खी हो जाएगी आपके बैक्टोसेरा डोरसेलिस, और बेर की फल मक्खी हो जाएगी आपके कार्पोमिया वेसुवियाना। ठीक है, इसके अलावा अनार के अंदर तितली होती है जिसे विराकोला आइसोक्रेट्स के नाम से जानते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है कि किस पौधे में बहुतना प्रणाली पाई जाती है, किस पौधे में बहुतना प्रणाली पाई जाती है। ए है आपका अनार, बी है आंवला, सी है आम और डी है केला। बहुतना का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर एक अल्प विकसित तना या पूर्ण विकसित तना ना होकर बहुत सारे अल्प विकसित तने होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार के झाड़ीनुमा पौधा होता है। तो झाड़ीनुमा पौधे की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, अनार। जिन बच्चों ने अनार दिया है बिल्कुल सबका सही जवाब है। जो अनार होता है उसके अंदर बहुतना प्रणाली पाई जाती है। अब फिर सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं इसी प्रकार की वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, तो अगला यहाँ पर लास्ट का प्रश्न जो है वो दिया गया है कि किस फल को आवासीय फल के नाम से जानते हैं। तो ए है नाशपाती, बी है स्ट्रॉबेरी, सी है सेब और डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नाशपाती, स्ट्रॉबेरी और सेब सभी की सभी आवासीय फल है। इसको अपन स्यूडो फ्रूट के नाम से भी जानते हैं, इसको अपन फॉल्स फ्रूट के नाम से भी जानते हैं, इसको अपन असत्य फल, झूठा फल, अवास्तविक फल, सभी जो नाम हैं वो सब एक दूसरे के मिलते जुलते नाम हैं। इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो फल का निर्माण होता है वो अंडाशय से ना होकर फूल के अन्य भाग से होता है, इसीलिए इसे अपन क्या बोलते हैं, इसीलिए इसे अपन आभासी फल के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये 3 ही आते हैं। ठीक है, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ 3 ही आते हैं और ये ही आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये आपके हॉर्टिकल्चर के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मेरी मेहनत
रंग लाएगी। मेरा यकीन मानिए इनमें से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र या जेट ले लीजिए या आपके एग्रीकल्चर का कोई सा भी एग्जाम होता है उसके अंदर पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। कमेंट करके जरूर जाना वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।